हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बीए पार्ट 1 ऑनर्स के क्लास के लिए आज फिर से एक साथ जुड़े हैं। हम लोग इस वक्त रूस की निम्न सदन ड्यूमा यानी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्ट्रक्चर और फंक्शन एंड पावर के बारे में पढ़ रहे हैं। अगली क्लास में हम लोग प्रतिनिधि सभा ड्यूमा के संगठन और उसकी कंपोजिशन से जुड़ी जो जरूरी चीजें थी उसके बारे में हम लोगों ने जाना, जैसे कि सदस्यों का निर्वाचन, उसकी योग्यता, कई क्या बोलते हैं चुनाव के लिए क्षेत्रों का निर्माण, प्रादेशिक स्तर को बंदो सूची के हिसाब से एक संघीय सूची और एक प्रादेशिक सूची, इस तरह से मिलकर संघीय संसद का निम्न सदन यानी कि ड्यूमा का स्ट्रक्चर होता है। तो आज हम लोग ड्यूमा की पावर एंड फंक्शन के बारे में यानी कि कार्य और अधिकार के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, जो कि ड्यूमा की को भी काफी व्यापक शक्तियां प्राप्त है। कार्य और उसके जो अधिकार हैं वो निम्नलिखित है, जिसको हम देखेंगे। इसमें सबसे पहला है विधायी शक्तियां, जुडिशियल लेजिस्लेटर पावर। हम सब लोग जानते हैं कि किसी भी व्यवस्थापिका का जो सबसे बड़ा काम होता है वो विधायी निर्माण यानी कि कानून निर्माण ही होता है। तो इसकी विधायी शक्तियां हैं। कहा जाता है कि ड्यूमा को का व्यापक यानी कि काफी विधायी शक्तियां प्राप्त हैं। इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि संघीय संसद के अंदर कोई भी विधेयक प्रस्तावित करना हो या पेश करना हो तो सबसे पहले ड्यूमा में ही वो पेश किया जाता है। उसके अलावा उसके बाद फिर अन्य हाउस यानी कि संघीय परिषद में जाते हैं। ड्यूमा को संघीय कानूनों तथा संघीय संवैधानिक कानूनों पर अधिनियम बनाने का अधिकार प्राप्त है। हालांकि उसके द्वारा पारित विधेयक संघीय परिषद एवं राष्ट्रपति की सहमति या अनुमोदन के बाद ही कानून का रूप लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि ड्यूमा जो कानून बनाती है या कोई विधेयक पारित करता है तो उसके बाद फिर उसको संघीय परिषद और राष्ट्रपति की अनुमोदन या मंजूरी जो है वो जरूरी होती है। उसके बाद ही वो कानून का रूप लेते हैं। लेकिन अगर संघीय परिषद या राष्ट्रपति उसके विधेयक को नामंजूर कर दे और ड्यूमा पुनः यानी कि फिर अपने कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधेयक पारित कर दे तो वह संघीय परिषद एवं राष्ट्रपति की अस्वीकृति यानी कि बिना मंजूरी के बावजूद कानून का रूप ले लेगा। कहने का मतलब ये है कि यह सच है कि इसकी बनाए कानून को संघीय परिषद से भी अप्रूवल चाहिए और राष्ट्रपति से भी मंजूरी चाहिए, लेकिन अगर वो फिर दोबारा अपनी 2/3 बहुमत से पास कर देता है उसी विधेयक को, तो इन दोनों की बगैर मंजूरी के भी वो कानून का रूप ले लेता है। इस तरह से ये कहा जा सकता है कि कानून निर्माण के क्षेत्र में ड्यूमा रूस में सबसे शक्तिशाली निकाय है या सदन। तो ये थी इसकी विधायी शक्ति। अब दूसरा इसकी शक्ति के बारे में जानते हैं। वो क्या है
कार्यपालिका पर नियंत्रण। संसद ऐसे भी दुनिया में जहां कहीं भी संसद है उसका एक काम होता है कार्यपालिका यानी कि सरकारों के ऊपर नियंत्रण रखने का। तो उसका तरीका है कि क्या किस तरीके से वो इस पर नियंत्रण रख सकती है या रखती है। तो रूस में डीमा कार्यपालिका पर नियंत्रण भी रखती है। प्रधानमंत्री एवं संघीय मंत्री से डीमा के सरकारी घंटे एक सिस्टम है वहां, एक गवर्नमेंट आवर में सदस्यों डीमा के सदस्य प्रश्न पूछ सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि वहां एक समय तय किया गया मतलब है जब प्रधानमंत्री और उसके संघीय मंत्रियों से सवाल करने की तय समय होता है। ये कोई नई बात नहीं है, हमारे यहाँ भी 0 आवर के नाम से एक समय होता है जिसमें सदस्य सरकार के मंत्री, प्रधानमंत्री या संबंधित विषय से किसी भी मंत्री से सवाल कर सकते हैं और उनको जवाब देना अनिवार्य होता है, जिन पर संबंधित मंत्री या प्रधानमंत्री को जवाब देना पड़ता है। जब भी नया राष्ट्रपति अपने पद को ग्रहण करता है यानी कि करता है, तब राष्ट्रपति को 1 सप्ताह के भीतर अपनी सरकार या सभापति यानी कि प्रधानमंत्री नियुक्त करना होता है। लेकिन कोई भी व्यक्ति तभी प्रधानमंत्री बन सकता है जबकि ड्यूमा राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत व्यक्ति के नाम पर अपनी सहमति प्रदान कर दे। यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति की जाती है उसकी अनुमोदन जो है वो क्या बोलते हैं, ड्यूमा से सहमति लेना आवश्यक होता है, यानी कि जब तभी वो माना जाता है। ड्यूमा लगातार 3 बार राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत व्यक्ति को अनुमोदन यानी कि सहमति देने से इनकार कर सकती है। इस तरह सरकार के प्रति ड्यूमा अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर सकती है, लेकिन यह राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है कि वह उसे स्वीकार करे या नहीं। कहने का मतलब ये है कि ड्यूमा अगर चाहे तो मनोनीत सदस्य को 3 बार उससे इनकार कर सकता है और सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी ला सकता है। लेकिन सब चीज के लिए क्या है कि राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है कि वो इसको मंजूर करता है या नहीं करता है। लेकिन अगर ड्यूमा लगातार 3 माह के भीतर 3 बार सरकार के विरुद्ध ऐसा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो राष्ट्रपति के पास सरकार को बर्खास्त करने या ड्यूमा को भंग करके नया चुनाव कराने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर उनका द्वारा मनोनीत सदस्यों को अगर मंजूरी ना देता हो ड्यूमा, तो राष्ट्रपति के पास 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो सरकार को बर्खास्त कर दे, नई लोगों की सूची दे, या फिर ड्यूमा को ही भंग कर दे और नया चुनाव कराए। तो यह है कार्यपालिका पर नियंत्रण करने की उसकी शक्ति। अब तीसरा शक्ति वित्तीय शक्ति, फाइनेंशियल पावर। ड्यूमा के पास वित्तीय शक्तियां भी प्राप्त हैं। संघीय बजट ड्यूमा में ही प्रस्तावित होता है। ये आमतौर पर दुनिया के सारे देश में होता है, लोअर हाउस में ही बजट आमतौर पर जाया जाता है एवं उसके द्वारा ही पारित होता है। वह सरकार द्वारा पेश बजट को अस्वीकार कर यानी कि उसको नामंजूर कर अपनी ओर से भी बजट ला सकती है। उसे लेखांकन समिति के आधे सदस्य
तथा सभापति को नियुक्त करने तथा उसे पद से हटाने का भी अधिकार है। कहने का मतलब है कि वहाँ एक लेखांकन समिति यानी अकाउंटिंग ग्रुप होता है, उसमें से आधे से ज्यादा सदस्यों और उसके सभापति को नियुक्त करने का अधिकार ड्यूमा को ही होता है। वह सरकार द्वारा पेश बजट को अस्वीकार कर अपनी ओर से भी बजट ला सकती है, यानी कि सरकार द्वारा पेश बजट के खिलाफ भी अगेंस्ट में बजट ला सकती है। रूसी संघ के केंद्रीय बैंक के सभापति को नियुक्त करने तथा हटाने का अधिकार भी ड्यूमा को ही है, यानी वहां का जो सेंट्रल बैंक है उसके सभापति को नियुक्त करने और हटाने का अधिकार भी इसको है। ड्यूमा रूसी संघ की केंद्रीय बैंक का लेखांकन करने के लिए किसी फर्म को नियुक्त करने का अधिकार रखता है, यानी कि उसकी ऑडिटिंग करने के लिए अकाउंटिंग करने के लिए किसी समिति, संस्था या कोई फर्म को नियुक्त कर सकता है। तो ये थी इसकी वित्तीय पावर। अब इसकी चौथा पावर है न्यायिक शक्तियां। ड्यूमा को राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव लाने और पारित करने का अधिकार है, मतलब वो राष्ट्रपति पर ला सकता है अविश्वास पर महाभियोग, लेकिन वह राजद्रोह या फिर संगीन अपराध के आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग ही का प्रस्ताव ला सकती है। उसे राजनीतिक माफी देने का भी अधिकार प्राप्त है, मतलब राजनीतिक तौर पर जो लोग होते हैं ये अपराध करते हैं, कई तरह का होता है विद्रोही लोग, तो उसके बारे में कहा जा रहा है कि राजनीतिक अपराध के लिए भी माफी देने का उनको अधिकार होता है। ड्यूमा ने शक्ति का प्रयोग करते हुए अपने एक क्षेत्र चेचनिया के कई अपराधियों को आम माफी प्रदान की। इसकी पांचवा शक्ति है सूचना प्राप्ति का अधिकार, मतलब राष्ट्रपति कोई काम करते हैं तो तत्काल उसको सूचना देने का राष्ट्रपति के लिए ये जरूरी होता है। उसी के अंतर्गत ये आता है कि सूचना प्राप्त करने का अधिकार। जब कभी राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल लगाया जाता है तो इसकी सूचना तत्काल ड्यूमा को देना आवश्यक है। इसी तरह अगर राष्ट्रपति युद्ध की घोषणा या मार्शल लॉ लागू करने की घोषणा करता है तो उसे तुरंत इसकी जानकारी ड्यूमा को देनी होती है। मतलब कोई भी काम करता है इस तरह का इमरजेंसी मार्शल लॉ लागू करने की, तो उसको देना अनिवार्य होता है, ड्यूमा को इसकी जानकारी देना अनिवार्य होता है। इसके छठा शक्ति के बारे में बात कर, संविधान में संशोधन की शक्ति। ड्यूमा को संविधान में संशोधन का अधिकार है। ड्यूमा के कुल सदस्यों का 1/5 यानी कि कुल सदस्यों का 5वां हिस्सा सदस्य संविधान संशोधन संबंधी प्रस्ताव ला सकते हैं, यानी कुल सदस्यों का जो 5वां हिस्सा है, अगर उतने लोगों ने उस पर दस्तखत करके प्रस्ताव किया कि कोई संविधान के विषय में संशोधन करना है तो वो हो सकता है, लेकिन प्रस्ताव को पारित करने के लिए कुल सदस्यों के 2/3 सदस्यों की बहुमत की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं हम लोग कुछ अन्य शक्तियां, ड्यूमा की कुछ अन्य शक्तियां। इन शक्तियों के अलावा भी ड्यूमा को कुछ अन्य शक्तियां भी प्राप्त हैं। इसके 1, 2, 3 करके हम लोग देखते हैं। इसमें सबसे पहला है वह मानवाधिकार आयोग की सदस्यों की नियुक्ति एवं हटाने का अधिकार रखती है। दूसरा, केंद्रीय निर्वाचन आयोग के 15 सदस्यों में से 5 सदस्यों की नियुक्ति करती है। तीसरा, राज्य सेवा संबंधी राष्ट्रपतीय परिषद यानी कि राष्ट्रपति का एक काउंसिल होता है, में अपने प्रतिनिधि नियुक्त करती है। ये इसके कुछ अन्य अधिकार थे। और एक और है इसमें, वह है बॉन्ड मार्केट, यानी बॉन्ड होता है ना, गारंटी, किसी भी चीज का बॉन्ड मार्केट के 15 सदस्यों में से 1 सदस्यों को नियुक्त करती है। तो ये इसके कुछ थे।
अधिकार, मतलब अन्य तरह के अधिकार।